आपको अगर वास्तव में बीजेपी से लड़ना है, आपकी जीत जो है वो सामाजिक न्याय से ही होगी। आप अगर धर्म की पिच पे खेलेंगे तो आप बुरी तरह हारेंगे। समाज में पहले के मुकाबले अगर देखा जाए चेतना काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चेतना बड़ी है और लोग इस चीज़ को समझने लगे, क्योंकि अब हमारा समाज जो पढ़ लिख रहा है वो पहली वाली बात नहीं है। एक सोशल मीडिया का दौर भी है, क्योंकि वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक दूसरे के पास जा रही हैं, शेयर हो रही हैं, लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मेरे साथ सोशल जस्टिस के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े सिपाही अनिरुद्ध विद्रोही मेरे साथ हैं। अकेले एक गाड़ी लेकर जाति जनगणना, जो कि इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को, तमाम सोशल जस्टिस वाली पार्टियों को इस पर बड़ी रैली निकालनी चाहिए थी। अनिरुद्ध विद्रोही जो हैं मंडल आर्मी के प्रमुख हैं और ये अकेला एक बैन है, वो भी ऑटो बैन है, मामूली सी गाड़ी है, उसको लेकर यूपी में जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर रैली कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान इससे पहले कर चुके हैं और यूपी में लगभग 1 साल का आंदोलन है आपका। हाँ, यूपी में 9 महीने का कार्यक्रम है, 17 फरवरी 2024 तक चलेगा यूपी में। कब शुरू किए थे? हमने ये 25 अगस्त 2022 को शुरुआत की थी इसकी। ये तीसरी यात्रा है, हालांकि शुरुआत तो हमने 16 अगस्त 2021 में कर दी थी। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा 4 प्रदेशों में हमने किया। इस बार हमने 3 में किया, हरियाणा को छोड़ दिया। अभी यूपी में है। यूपी में 26 मई को नेताजी मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल से, शैफई से इसकी शुरुआत की है और ये लखनऊ में इसका समापन होगा 17 फरवरी को। लखनऊ से ही 17 फरवरी से हम स्थायी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जाति जनगणना को लेकर के, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लेकर के, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कॉलेजियम है, क्रीमिलेयर है, लेटरल एंट्री है, निजीकरण है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन होना चाहिए, और सबसे खास है जो बैंकों द्वारा व्यावसायिक लोन दिया जाता है, जिसमें हमारे लोग, क्योंकि वहाँ हमारे लोग नहीं हैं अधिकारी के पदों पर, ऊपर वाली पोस्ट पे जो लोन को पास करते हैं, तो हमारे लोगों को नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पर व्यावसायिक लोन के अंदर, बिजनेस लोन के अंदर जो है हमारा ओबीसी SC ST का कोटा होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, नौकरियाँ उतनी हैं नहीं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो वहाँ से लोन लेकर के, हेल्प लेकर के अपना कोई रोज़गार कर सकें। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है समाज का और क्या रूट है आपकी यात्रा का? समाज में पहले के मुकाबले अगर देखा जाए चेतना काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चेतना बड़ी है और लोग इस चीज़ को समझने लगे, क्योंकि अब हमारा समाज जो पढ़ लिख रहा है वो पहली वाली बात नहीं है। एक सोशल मीडिया का दौर भी है, क्योंकि वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक दूसरे के पास जा रही हैं, शेयर हो रही हैं, लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक हमने देखा है, आज जो नौजवान है और जो बुज़ुर्ग है, दोनों के अंदर इस चीज़ की समझ पैदा हुई है। 80 साल का बुजुर्ग भी ये बात कहता है कि हमारे साथ हकमारी हो रही है, कथित कुछ जातियों द्वारा हक छीना गया है हमारे बच्चों का। वो भी इस बात को समझ रहे हैं, और जो नौजवान हैं और या नए बच्चे हैं 15 साल, 16 साल, 12 साल के, उनके अंदर भी ये समझ अगर बैठ रही है तो मैं समझता हूँ कि परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। मैं देखता हूँ, आपकी तस्वीरें देखता हूँ, आपने यूट्यूब चैनल भी, आपका ट्विटर पर वीडियो डालते हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन भी लोग होते हैं और आप वहाँ आके भाषण देते हैं। क्या लोग रहने खाने का इंतज़ाम कर दे रहे हैं, इसकी भी समस्या हो रही है? इतनी भी कम जागरूकता है, या लोग आपको पहचान ले रहे हैं, रहने खाने का इंतज़ाम ज़रूर कर दे रहे हैं, गाड़ी में तेल भरवाने का इंतज़ाम ज़रूर कर दे रहे हैं? नहीं, देखिए अभी क्या है, अभी उतनी जागरूकता नहीं है कि आपको वो सारी व्यवस्थाएं मिल जाएं। ठीक है, अभी जहाँ भी हम जाते हैं तो या तो जो हमारे जानने वाले हैं, रिलेटिव हैं, जिनसे परिचय, मित्रता, तो वो लोग इंतजाम कर देते हैं, या फिर हम लोग अपने तरफ से खुद कर लेते हैं। कितनी लोग की टीम है अभी यात्रा में? अभी हम 10 लोगों की टीम लेके चल रहे हैं। 10 लोग हैं आप? हाँ, 10 लोगों की टीम, क्योंकि हमारे पास संसाधन की समस्या है, फंड की समस्या है। हम तो चाहते हैं कि इसमें 50 लोग, 100 लोगों की हम टीम लेके चलें। रोज़ कितने का अभी खर्चा आ रहा है? डेली 4 से 5 हज़ार का खर्चे, महीने में 1.5 से 2 लाख रुपये मिनिमम खर्च इस यात्रा का है। कितना किलोमीटर रोज़ ट्रैवल करते हैं? कम से कम 50, 60, 70 हो जाता है। कम से कम 10 गांव में हम लोग कार्यक्रम करते हैं, डेली का टारगेट। गांव में मतलब आप जा रहे हैं? ओबीसी के गांव में, किसानों के गांव में? किसानों के गांव में जाते हैं, ओबीसी SC ST के गांव में डायरेक्ट जाते। देखिए है क्या कि जो भी कार्यक्रम अब तक हुए हैं वो शहरों में होते आए हैं, लोग शहरों में करते आए। हमारी जो आबादी है, 90% आबादी गाँव में वास करती है। हमें उनके बीच में जाकर के उनको समझाना है, क्योंकि जो लड़ाई है वो उन्हीं की लड़ाई है।
और वही लोग जब लड़ेंगे तभी जाकर के आपको न्याय। लेकिन लोग पूछते होंगे आप किसी पार्टी से हैं, किसी दल से हैं, भौचक रिस्पांस कैसा, सम्मान कम से कम है उनकी नज़रों में कि हमारे हक अधिकार के लिए युवा सड़क पर घूम रहा है? जो जागरूक है वो सम्मान देते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं अपने ही समाज में जो इंसल्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है। क्या इंसल्ट वाले लोग क्या कहते हैं? जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ। आप समझिए इतने भद्दे शब्द होते हैं कई जगह पर। एक जगह एक नौजवान लेटा हुआ था और हम लोग वहाँ पहुँचे, कुछ लोग थे, मैंने उनको खड़ा किया, मैंने कि बैठिए थोड़ा 2 मिनट बात करनी है। तो पम्पलेट दिया और बोला कि रिजर्वेशन और मंडल कमीशन आरक्षण को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के बात रखनी है। तो 25-30 साल का नौजवान था, तो वो बोला कि रिजर्वेशन को क्या हम, आप समझ रहे हैं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसे ऐसे शब्द, तमाम सारी ऐसी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक पहुँचे? क्या लोग पढ़ लिख रहे हैं या अभी भी वो गरीब ही, बहुजन ओबीसी की स्थिति भी बहुत ख़राब है? ओबीसी पढ़ाई के मामले में अब आगे आ रहा है, और गांव का जो लेवल है, पहले जो था, पहले गांव में पढ़ाई को उतना ज़्यादा महत्व नहीं था, लोग चीज़ों को उतना गंभीरता से नहीं लेते थे। अब गांव में एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, और अपने हक की लड़ाई को लेकर के संगठित होने का भी एक प्रयास कर रहे हैं। चुनावी माहौल क्या लग रहा है? क्या लोग राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं? 2024 में चुनाव है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि हम दलित, पिछड़े और मुसलमानों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो राजनीतिक समझ लोग अभी भी धर्म के नाम पर वोट कर रहा है ओबीसी, या वो अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हुआ है? जाति जनगणना का मुद्दा जिस तरह से तमाम प्रचार में भी अब आ रहा है, ओबीसी की समझ? अखिलेश जी या जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, केवल इस बात से काम नहीं चलेगा कि हम दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए लड़ेंगे, इस बात से काम नहीं चलेगा कि हम जाति जनगणना के समर्थन में हैं या तमाम चीज़ें हैं। आपको अगर वास्तव में बीजेपी से लड़ना है, आपकी जीत जो है वो सामाजिक न्याय से ही होगी। आप अगर धर्म की पिच पे खेलेंगे तो आप बुरी तरह हारेंगे। आपको सामाजिक न्याय की पिच पे खेल करके ही जीतना है। लेकिन आप कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन इन सवालों को जब तक आप उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे जिनको उनका लाभ मिल रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं गांव में ज़्यादातर जो लोग हैं उनको अभी भी ठीक से इस चीज़ की समझ नहीं है। आपको ये अपने सवाल, आपके पास कार्यकर्ता है, आप जो भी पार्टी है आपकी, आपके संगठन है, बहुजन दल है, तो उनके पास उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पास उनका सिस्टम है, स्ट्रक्चर पूरा है। आप अपने कार्यकर्ताओं को उतारिए, उनसे कहिए गांव-गांव कैडर लगाओ, आप लोगों को बताओ रिजर्वेशन क्या है, जाति जनगणना से लाभ तो नहीं है कि ओबीसी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी इसकी समझ नहीं है? अब ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया। सच्चाई तो यही है कि जो भी पार्टियां हैं बैकवर्ड क्लास की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, या फिर ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी ले लेना है एक बड़ा सा फॉर्च्यूनर, और है पार्टी, अब वो भी वो कर्मकांड बीजेपी से कम, बीजेपी का ही वोट तो नहीं बना रहे होते हैं राम जय श्री राम बोल के। ओबीसी के जो नेता हैं, जो छोटे नेता हैं, पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको समझ नहीं है रिजर्वेशन की व्यवस्था क्या है, उनको ये समझ नहीं है कि मंडल कमीशन क्यों है। ओबीसी के बड़े से बड़े नेताओं से आप सवाल कर लीजिए तो मंडल कमीशन का 5 सिफारिश नहीं बता पाएगा। ओबीसी की पार्टियों के जो पिछड़ा प्रकोष्ठ हैं, जो पिछड़ा संघ हैं, वो आज तक एक्टिव हमने नहीं देखे। उन्हें एक्टिव करना चाहिए। उनमें ऐसे नेता जो अच्छे वक्ता हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं ज़मीन से जुड़े, उनको जोड़ करके कैडर कार्यक्रम चलाने चाहिए। गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाना चाहिए कि भाई आरक्षण क्या है, मंडल कमीशन क्या है, जाति जनगणना से क्या लाभ हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये लोग बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे, केवल बयानबाजी में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चोट खाएंगे, धोखा खाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपने जो यूट्यूब शुरू किया है, ट्विटर पर डाल रहे हैं, उस पर किस तरह का रिस्पॉन्स है? अच्छा रिस्पॉन्स है सोशल मीडिया पर, और लोग देख रहे हैं। बाकी यूट्यूब का तो ये है कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है, हमारा पहला जो सोशल मीडिया अकाउंट था ट्विटर का, 40,000 लोग थे, उसको उड़ा दिया। फेसबुक की रीच खत्म कर दी, यूट्यूब की रीच खत्म कर दी। वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें फैले नहीं। फिर भी जो वीडियोज़ वगैरह शेयर किए जाते हैं तो लोग उनको आगे बढ़ाते हैं। किस तरह की धमकियाँ मिल रही है? जब आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू किया था, लोग आपको जेल में डाल दो, ये करो, कैंपेन चला रहे थे, वो कहाँ तक, वो भी एक समस्या है? और लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, जो धमकियां देने वाले लोग हैं, तो उनके लिए तो बड़ा स्पष्ट संदेश उनको ये समझ आना चाहिए कि जब हमने सर में कफन बांध लिया तो तुम्हारी धमकियों का डर हमें तो है नहीं, ठीक है। और धमकियों से वो लोग डरते हैं जिनको मौत से डर लगता है, जेल जाने से डर लगता है। मैं एक बात बता दूं कि मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरे बाप दादा परदादा, जहाँ तक मैंने देखा और सुना है, हम लोग जेल और मुकदमे लड़ते आए हैं। हमारे दादा भी लड़ते आए हैं,
उनके दादा भी लड़ते आए हैं, हमारे बाप भी लड़ते आए हैं, ताऊ भी लड़ते आए हैं, तो हमें जेल और पुलिस का कतई डर नहीं लगता। रही बात मारने का, धमकी देने का, गोली मारने का, तो उसका सिर्फ इतना सा जवाब है कि तुम जब पैदा हुए होगे तब तुमने हथियार जो आज होता है जिससे गोली मारी जाती है उसको आपने पकड़ा होगा, देखा होगा। हमारी तो छट्टी पे रखा गया था, हम तो पैदा ही तब हुए थे जब गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। हम उस मैं तो धमकी तो आप धमकी मिल रही है, ये तो संवैधानिक देश में है, हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग। देखिए जो धमकियाँ दे रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मानसिक रोगी लोग हैं, वो चिड़े हुए लोग हैं इस बात से कि अगर ओबीसी के लोग जाग गए तो फिर अपना हक मांगने लग जाएंगे। आज एक निकला है, कल दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, पूरा कारवा बन जाएगा, फिर इनको कैसे रोकेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? और समाज से मैं सिर्फ एक अपील करता हूं कि ये जो लड़ाई है ये व्यक्तिगत न तो मेरी लड़ाई है, न व्यक्तिगत किसी संगठन, किसी पार्टी की। ये हमारे पूरे जो वंचित समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी, किसान, कमीरा समाज है, मजदूर समाज है, इन सब की साझा लड़ाई है। और इस साझा लड़ाई को जो आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना है और अपने अधिकार लेना है, तो आपको सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर उपस्थित हो सकते हैं, यात्रा में कहीं भी शामिल हो सकते हैं तो आप होइए, स्वागत है आपका। फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि लड़ाई जो होती है वो धन बल, जनबल और एक अच्छी रणनीति के साथ लड़ी जाती है। रणनीति तो बना लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे, अगर धन और जन का बल नहीं मिलेगा तो आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा और हमारी जीत नहीं होगी। तो आपको अपने अपने स्तर से साथ देना है। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं जो इस पूरे आंदोलन में मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, मंडल आर्मी और अनिरुद्ध विद्रोही का समर्थन कर रहे हैं और साथ खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग किस तरह की मदद कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन में? जहाँ तक जैसे होता है, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जैसे हम लोगों के बीच रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे चंदा जुटाया जाए, किसी भी जिस रूप में जो है विद्रोही जी से बात होती रहती, समर्थन देने, उनको फाइनेंशियली हम जो कोशिश करते हैं लोगों से जुड़ करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में चंदा जो है इनके पास पहुँचता रहे। हम कहते हैं जो जिस रूप में जैसे भी मदद कर सकता है वो करे। अब जिसके जहाँ जहाँ संपर्क सूत्र है, कोशिश करते हैं कि क्यों किसी न किसी कोई रिश्तेदार कहीं निकल जाए तो एक बैकबोन बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं यात्रा के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। ट्विटर हैंडल इनका है, क्या उसको प्रोफेशनल तरीके से और चलाया जाए ताकि लोगों तक ज़्यादातर पहुँचे? सबसे बड़ी बात शंभू जी ये है ना कि अभी तक हमारे लोग जो हैं ज़्यादातर को आप देखोगे अभी वो फेसबुक लेवल पे हैं। ट्विटर बहुत कम लोग जो है हमारे लोग हैं जो खासकर ट्विटर जो हैंडल करते हैं। उसमें जो ओबीसी के बहुत सारे वर्ग हैं अभी उसमें हाई लोग आए हैं, लेकिन जिनके पास ट्विटर जा रहा है उनके बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं हैं। लेकिन 2024 में इसका असर तो दिखेगा क्योंकि सारी पार्टियां ओबीसी कर रही है। इसका असर तो जरूर इसमें दिखने वाला है। सबसे पहले जहाँ ट्विटर की आप बात करें उसमें क्या होता है, जैसे जो हमारे विरोधी पक्ष हैं, ठीक है, जैसे आरएसएस का मीडिया सेल, ये सब जो लोग वो हमारे खबरों को बड़े गौर से देखते हैं और उसको वहाँ काउंटर करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों की भ्रांति यहाँ पे ये है ना शंभू जी कि आरक्षण जो रिजर्वेशन है कोई भीख हमको दे रहा है, जबकि लोग बहुत से लोगों को यही नहीं पता है। जहाँ आर्थिक की जहाँ बात आती है हम लोग अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप आरक्षण जो दे रहे हैं वो जो 3000 सालों से शिक्षा पे आपने कब्जा कर लिया था, हमारे लोगों को जो है आपने पढ़ने नहीं दिया, कान में शीशा डाल दिया, जीभ काट लिया आपने जो है, तो उसका आप हर्जाना आप दे रहे हो। 3000 सालों से जो है आप हर्जाना आप हमें दे रहे हो। तो उसमें भी 25 अभी लागू हुए ओबीसी को हायर एजुकेशन में गए 2006 में लागू हुआ है। और उसके बाद आप देखोगे अभी भी हमारे प्रोफेसर नहीं है, सेंट्रल प्रोफेसर नहीं है, ठीक है, वाइस चांसलर हमारे नहीं है। ये अखिलेश यादव नहीं बोल पाया एक उपाध्याय के इंटरव्यू में, जब वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कर रहा था और कह रहा था कि ये गलत है। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश जी जो भी इनके सलाहकार जो लोग हैं, दिक्कत वहाँ पैदा होती। बीपी मंडल साहब ने, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने सीधा कहा था जो भी प्राइवेट संस्थान है वो भी किसी न किसी रूप से वित्त पोषित, सब्सिडी में उनको ज़मीनें मिलती हैं, सस्ते उनको लोन मिलते हैं और उनको कई सालों के पट्टे पर ज़मीनें उनको दी जाती हैं। तो वो प्राइवेट कैसे हुआ? तो वो प्राइवेट कैसे हुआ है? वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सरकारी सहायता के द्वारा ही वो खड़े होते हैं और सरकार उनका सामान खरीदती है। जब तो इसीलिए हमें भी उसमें जो है हमारी हिस्सेदारी, हमारा अधिकार चाहिए। अब जहाँ जी राजनीतिक दलों का कुछ समर्थन मिल रहा है? नहीं, राजनीतिक दलों का अभी कोई समर्थन नहीं है और एक पूरा मोमेंटम जो बन रहा है, क्योंकि जब लोगों ने ज़मीन पर काम किया, ऐसा नहीं कि हम ही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हमारे समाज के, ओबीसी, एससी, एसटी समाज की। तो इन सभी लोगों के प्रेशर में आकर के ही आज जो राजनीतिक दल बोल रहे हैं, चाहे सेंसस की बात कर रहे हों या फिर रिजर्वेशन की बात या प्राइवेट सेक्टर में जो अखिलेश जी ने कहा है, अब सवाल ये है कि वो हमारे समर्थन में आते हैं या नहीं आते हैं।
सवाल मुख्य ये है कि वो इस पर अमल कर पाते हैं या नहीं ठीक से जो वो बोल रहे हैं। टीवी अखबार की कमी खल रही है, सोशल मीडिया पर भी कवरेज हो तो बेहतर कुछ बात बने। टीवी अखबार तो अपने हैं ही नहीं, ये तो आप जान ही रहे हैं, सबसे बड़ी कमी यही है हमारे पास। और अगर कुछ यूट्यूबर्स भी हैं भी तो वहाँ भी अगर नेशनल दस्तक को छोड़ दें तो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है इस चीज़ को। तो मैं आपको जो मिलवा रहा था एक ख़ास मेहमान है इस देश में। बाबा साहेब ने भी कहा है, मान्यवर साहब ने कहा है कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती है उसकी राजनीतिक लड़ाई भी कमज़ोर पड़ जाती है। अनिरुद्ध विद्रोही एक ऐसे युवा नेता हैं जो लगातार अकेले पूरे देश में जाति जनगणना को लेकर और ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को घर घर तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए और जो भी आर्थिक मदद है वो इनको ज़रूर कीजिए। इनके ट्विटर पर जा सकते हैं, इनके अनिरुद्ध मंडल के मंडल आर्मी के नाम से ट्विटर अकाउंट है, इनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और इनकी हर संभव मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस देश में SC ST OBC किसान जातियों को अभी भी उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष की ज़रूरत है तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।